कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जो एक बर्फीले इलाके में जा रही है, जहां रूसी सैनिक कुछ बेहद खतरनाक कैदियों को एक हाई सिक्योरिटी जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं। उन्हीं कैदियों की लाइन में एक आदमी बिल्कुल शांत बैठा होता है। देखने में वह आम लगता है, लेकिन आगे चलकर यही इंसान दुनिया का सबसे खौफनाक शिकारी बनता है। उसका नाम होता है क्रेवन। क्रेवन जेल में पहली रात बिना किसी परेशानी के काट लेता है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही न हो। अगली सुबह कुछ कैदी उसे कमजोर समझकर रुस्साने लगते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेवन भी बाकी कैदियों जैसा ही है, लेकिन कुछ ही पलों में हालात पलट जाते हैं। क्रेवन अकेले दम पर उन सबको इतनी बेरहमी से मारता है कि पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। शोर बढ़ता देख गार्ड्स उसे पकड़कर सीधे सार्जेंट के पास ले जाते हैं। सार्जेंट सख्त लहजे में पूछता है कि वह कौन है और पहले क्या करता था। क्रेवन ठंडे और बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि वह एक हंटर है और उसका शिकार इंसान होते हैं। इतना सुनते ही वह अचानक हमला कर देता है। वह सार्जेंट को उठाकर जमीन पर पटक देता है, उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद क्रेवन पूरी जेल की सुरक्षा को छकमा देते हुए फरार हो जाता है। भागते वक्त उसके मूवमेंट देखकर साफ लगता है कि वह आम इंसान नहीं है। वह असाधारण ऊंची छलांग लगाता है, जानवरों जैसी रफ्तार से दौड़ता है और दीवारों पर ऐसे चढ़ता है जैसे यह उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। कुछ ही मिनटों में वह किसी के हाथ आए बिना गायब हो जाता है। भागते भागते क्रेवन एक खतरनाक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। तभी उसके सामने एक भेड़िया आ खड़ा होता है जो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन क्रेवन उसकी आंखों में सीधा देखता है। अजीब तरह से भेड़िया बिना हमला किए पीछे हट जाता है। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन से उसका इंतजार कर रहा था और अब क्रेवन को लेकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल क्रेवन कोई कैदी नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर एक कैदी के बदले जेल में आया था ताकि साइमन को मार सके। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी 16 साल पीछे, जहाँ पर क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ होता है। इन दोनों को स्कूल से इनके डैड लेने के लिए आते हैं और आज वो इन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। रास्ते में वो इन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी दिमागी हालत बहुत वक्त से ठीक नहीं थी, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। पर क्रेवन इसका जिम्मेदार अपने पिता को मानता है, क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया। वो सोचते हैं कि अब वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लेकिन निकोलाई का दिल पत्थर से भी सख्त होता है। वह दोनों बेटों को जंगल में हंटिंग के लिए ले जाता है। जब दोनों इस फैसले पर सवाल उठाते हैं तो निकोलाई कहता है कि फ्यूनरल सिर्फ उन्हीं का होता है जिनकी मौत हादसे में हुई हो, आत्महत्या करने वालों का नहीं। असल में निकोलाई एक खतरनाक गैंगस्टर और ड्रग डीलर होता है जो चाहता है कि उसके बेटे भी उतने ही निर्दयी और ताकतवर बने। वह उन्हें हंटिंग सिखाना चाहता है ताकि वे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी बन सकें। जानवरों को मारकर उनकी खाल और सींग स्मगल करना उसका कारोबार होता है, लेकिन क्रेवन और उसका भाई इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होते। मजबूरी में दोनों पिता की बात मानकर हंटिंग पर निकलते हैं। रास्ते में एक और आदमी भी उनके साथ मिल जाता है जिसका नाम अलेक्सी होता है। अलेक्सी निकोलाई से कहता है कि मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। निकोलाई कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम बिना किसी मकसद के इस दुनिया में घूम रहे हो। तुम जैसे कमजोरों के पास समय देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम जैसे कमजोरों और बेकार इंसान का पार्टनर क्यों बनूं? मैं यहाँ अपने बेटों को शिकार का मजा दिखाने के लिए लेकर आया हूँ और तुम मेरा मजा खराब कर रहे हो। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। अलेक्सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डिमिट्री क्रेवन से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार पापा खतरनाक शेर को मार दें ताकि वो महान बन जाए और हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े। क्रेवन कहता है कि महान बनने के चक्कर में हमें बराबरी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। गन की मदद से खतरनाक शेर को मारने में कोई मानता नहीं है। अगर पापा उसे अपने हाथों से मारे तब वो महान कहलाएंगे। तभी खतरनाक शेर वहाँ जाता है। क्रेवन डिमिट्री को अपने पीछे छिपने के लिए कहता है और शेर की तरह बंदूक तान देता है, पर वो खतरनाक शेर को गोली नहीं मारता और उसकी आंखों में देखने लगता है। क्रेवन को शांत देखकर खतरनाक शेर भी उस पर हमला नहीं करता, लेकिन तभी निकोलाई खतरनाक शेर पर गोली चला देते हैं, जिससे खतरनाक शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रेवन पर हमला कर देता है। निकोलाई दोबारा शेर को गोली मारते हैं, पर शेर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो क्रेवन को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर हम नॉर्दर्न गाना में कलिप्सो को देखते हैं। वो अपनी दादी के कार्ड से खेल रही थी। दादी कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये कार्ड सिर्फ खेलने की चीज है, पर ऐसा नहीं है। ये कार्ड्स हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये कहकर वो कलिप्सो को 3 कार्ड चुनने के लिए कहती है। कलिप्सो 3 कार्ड निकाल लेती है। दादी बताती है कि पहले कार्ड का मतलब है कि तुम्हारे परिवार की औरतें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थीं। दूसरा कार्ड का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा भयानक हादसा होने वाला है और तीसरा कार्ड खतरे को दिखाता है। तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें एक खास चीज देने वाली थी, पर कार्ड के हिसाब से तुम्हें उस चीज की जरूरत पहले ही पड़ जाएगी। ये कहकर वो कैलिप्सो को एक मैजिकल पोषण देते हैं। वो कहती है कि इस पोषण का नुस्खा हमारी जनरेशन की मदद से हमारी फैमिली को मिला है। उस पोषण की बोतल पर एक निशान बना हुआ था। कैलिप्सो निशान के बारे में पूछती है। दादी बताती है कि यह पापा लेग्बा की आत्मा का निशान है। ये पोषण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा।
कोई भी इस पोषण को पिएगा उसके जख्म बहुत ही तेजी से ठीक हो जाएंगे। तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी, पर याद रखना तुम अपने मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। कुछ वक्त बाद कैलिप्सो अपने मॉम डैड के साथ सफर पर चली जाती है, पर उसे जानवरों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दादी के दिए हुए कार्ड को देखने लगती है और अपने पेरेंट्स को बिना बताए कार से उतरकर जंगल में चली जाती है। आगे जाकर उसे शेर दिखाई देता है जिसने क्रेवन को अपने मुंह से पकड़ा हुआ था। शेर क्रेवन के साथ कुछ नहीं करता, पर उसका खून क्रेवन के गांव में चला जाता है। शेर क्रेवन को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। क्रेवन की हालत देखकर कैलिप्सो चौंक जाती है और दादी का दिया हुआ मैजिकल पोषण उसे पिला देती है, जिसकी वजह से क्रेवन को कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं, पर उसे होश नहीं आता। कैलिप्सो अपने पेरेंट्स को क्रेवन के बारे में बताती है। पेरेंट्स रेन फॉरेस्ट गार्ड्स को वहां बुला लेते हैं। गार्ड्स क्रेवन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। कैलिप्सो क्रेवन के हाथ में दादी जी का दिया हुआ कार्ड रख देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्रेवन का इलाज करते हैं, पर क्रेवन की सांसें चलना बंद हो जाती हैं, इसीलिए डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मगर उस पोषण की वजह से क्रेवन 3 मिनट बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। शेर का खून उसके खून के साथ और डीएनए में मिल जाता है, जिससे उसे शेर की पावर्स मिल गई थी। क्रेवन को जिंदा देखकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। क्रेवन डॉक्टर से कार्ड के बारे में पूछता है, पर डॉक्टर को कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ वक्त बाद निकोलाई और डिमिट्री वहां आ जाते हैं। वो क्रेवन को लेकर घर आ जाते हैं। क्रेवन को अपनी मॉम का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर तुम्हारे डैड ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपने डैड की तरह नहीं बनोगे। निकोलाई क्रेवन को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुमने शेर पर गोली ना चलाकर डिमिट्री और खुद की जान खतरे में डाली। तुम अपनी मॉम की तरह कमजोर हो। अगर तुम इसी तरह कमजोर और डरते रहे तो तुम्हारे दुश्मन इस चीज का फायदा उठाएंगे। एक दिन तुम्हें मेरा सारा बिजनेस संभालना है और डिमिट्री वापस पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा। ये कहकर वो सर्गेई को शेर का कटा हुआ सिर दिखाते हैं। शेर के सिर को देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आपने इसे मार दिया, पर मेरे हिसाब से शेर को आपको मार देना चाहिए था। वो कहता है कि मैं बेजुबान जानवरों को मारकर पैसे नहीं कमाना चाहता। उसने सोच लिया है कि अब वो घर छोड़कर चला जाएगा। रात को जब वो जा रहा होता है तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है। वो कहता है कि मॉम भी चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे भी शिकारी बना दिया जाएगा। मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता। और यह कहकर वो वहां से निकल जाता है और रशिया के एक एनिमल सेंचुरी में आ जाता है, जो कि उसी की मॉम की है। तभी उसे अजीब सी आवाजें आती हैं और वो देखता है कि उसके सामने से जंगली भैंसों का एक झुंड उसी की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसे लगता है कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। वो अपना सर छुपाकर आंखें बंद कर लेता है, पर उसके आसपास से सभी जंगली भैंसें निकल जाती हैं और जब वो सर उठाकर देखता है तो एक जंगली भैंस ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है और अब वो उस जगह पर आता है जहां पर वो हमेशा अपनी मॉम और अपने भाई के साथ आया करता था। क्रेवन अब यहीं पर रहना शुरू कर देता है। क्रेवन को धीरे धीरे पता चलता है कि अब उसके अंदर बहुत सी शक्तियां आ चुकी हैं और यह इसीलिए हुआ है क्योंकि लायन का डीएनए उसके शरीर में आ चुका है। और यहाँ पर हम क्रेवन की शक्तियां देखते हैं। वो एक लायन की तरह भाग रहा होता है। वो बहुत ऊंची ऊंची जंप कर रहा होता है, जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब वो अपनी इस नई ताकत को अपनी जिंदगी को समझ रहा होता है। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से बहुत दूर 2 शिकारी होते हैं, पर उसकी आंखें अब बहुत तेज हैं। वो उन दोनों शिकारियों को देख लेता है जो जंगली जानवरों को मार रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि अब तक तुमने जितने जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर आज के बाद अगर तुमने यहाँ पर किसी भी जानवर को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो शिकारी इसे मजाक समझते हैं और इस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन बहुत ज्यादा फुर्तीला है। वो इन दोनों को मार देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर क्रेवन जेल से भागने के बाद रशिया की उसी सेंचुरी में वापस आ चुका है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। अगले दिन उसे एक बार फिर से गोली चलने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि आज कुछ और शिकारी यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं। दरअसल शिकारियों ने बहुत सारे जानवरों को गाड़ी में लोड कर दिया होता है। वो यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन क्रेवन किसी तरह से उनकी गाड़ी तक पहुंचकर उन सबको खत्म कर देता है। दरअसल क्रेवन के अंदर एक लायन का डीएनए है, तो एक तरह से इस जंगल का, इस सेंचुरी का राजा है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सभी हंटर्स के नाम होते हैं। वह तय करता है कि अब वह सभी हंटर्स को मार देगा जिनके नाम डायरी में है, ताकि कभी कोई किसी का शिकार ना करे। वहीं हमें क्लिप्सो को दिखाया जाता है, जो कि अब एक वकील बन चुकी है। उसकी एक दोस्त का आज फ्यूनरल होता है, जिसके साथ सेमियोन ने जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। सेमियोन वही इंसान है जिसे क्रेवन ने जेल में मारा था, और अब क्रेवन उसके पास आता है और बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने एक बार जंगल में जान बचाई थी। दरअसल क्लिप्सो उसकी जान बचाने के बाद वहां पर अपना एक टैरो कार्ड छोड़ आई थी। क्रेवन ने उसी टैरो कार्ड से उसे पहचाना और अब वो क्लिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है। मैंने जेल में जाकर उसे मार दिया। क्लिप्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो घर आकर इंटरनेट पर चेक करती है। उसे पता चलता है कि जेल में सिमियोन को किसी ने मार दिया, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। और अब उसे क्रेवन की बातों पर यकीन आ जाता है, इसीलिए वो क्रेवन से मिलती है। क्रेवन उसे बताता है कि मेरे पास एक लिस्ट है। यह उन लोगों की लिस्ट है जो बुरे काम करते हैं, मासूम जानवरों को मारकर उन्हें बेचते हैं। मैं इन सबको खत्म करने वाला हूँ। तुम पेशे से एक वकील हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताओ जो गलत काम करते हैं, जिनका कानून कुछ नहीं कर पाता। मैं ऐसे लोगों को सजा देना चाहता हूँ। क्लिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी शिकारी को दिखाया
दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्सी है। ये वही शिकारी है जो कभी क्रेवन के पिता के पास आया था। उसने कहा था कि हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं और क्रेवन के पिता ने मना कर दिया था। और अब एलेक्सी का एक आदमी उसे बताता है कि हंटर नाम का एक आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है, लेकिन एलेक्सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जेल में उन्हीं लोगों से मिलता है जिनका लीडर सिमियोन हुआ करता था। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारा लीडर मारा जा चुका है, इसीलिए उसकी जगह मैं लेना चाहता हूँ। हालांकि कुछ लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं, पर कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं जो उस पर गोलियां चलाते हैं। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एलेक्सी का शूटर भी यहीं छुपा होता है जो उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना लीडर नहीं मानना चाहते थे। और अब क्रेवन को दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वहां पर उसके पिता भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम घर वापस आ जाओ और अपने बिजनेस को संभालो, पर क्रेवन साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह जब अपने भाई के कमरे में क्रेवन जाता है तो देखता है कि वहां पर उसका भाई नहीं है। बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। दरअसल कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। क्रेवन उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो उसके भाई को हेलीकॉप्टर में डालकर टेक ऑफ कर देते हैं। क्रेवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया है उसमें एक टर्किश आदमी भी है जो अब उससे $20 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। वह अपने पिता के पास जाता और कहता है कि मुझे $20 मिलियन चाहिए, पर उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो उनके सामने झुकना नहीं चाहते। इसके बाद वो क्लिप्सो के पास जाता है। दरअसल वो उस टर्किश आदमी को ढूंढना चाहते हैं। इन्हें एक आदमी से पता चल जाता है कि इस वक्त वो कहां पर होगा और अब क्रेवन वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं, लेकिन क्रेवन के सामने कोई नहीं टिक पाता और वो उस टर्किश आदमी तक पहुंच जाता है जिससे वह अपने भाई के बारे में पूछता है। वह बताता है कि इस वक्त तुम्हारा भाई एलेक्सी के पास है। वहीं एलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास इस वक्त क्रेवन का भाई होता है। वह क्रेवन के भाई से कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत जल्द तुम्हारे पिता को मारने वाला है और अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें एक खास ताकत दूंगा। उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। वहीं हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो क्लिप्सो को लेकर अपनी जगह पर आता है जहां वो पिछले 16 सालों से रहता है। उसने यहाँ बहुत अलग अलग हथियार बनाए होते हैं और अब वो किसी भी तरह से एलेक्सी को मारना चाहता है, पर तभी यहाँ पर एलेक्सी के लोग उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल उसके छोटे भाई ने उसका पता एलेक्सी को बता दिया था, जिस वजह से अब बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्रेवन की मदद यहाँ जंगल के जानवर भी करते हैं क्योंकि सब उसे अपना राजा मानते हैं। पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी भी होता है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वो क्रेवन को हिप्नोटाइज कर देता है, पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, क्लिप्सो उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद क्रेवन होश में आ जाता है। वहीं एलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ अब इसी सेंचुरी में आ रहा होता है क्योंकि उसे विश्वास है कि अब तक क्रेवन मारा जा चुका होगा। और तभी वो देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपना रूप बदलकर एक राइनो में बदल जाता है। दरअसल उसके अंदर भी राइनो की ताकत है जिसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। और अब यहाँ पर क्रेवन भी आ चुका है। वो उस पर हमला करता है लेकिन उसके सारे हमले बेकार हो जाते हैं। दरअसल एलेक्सी के अंदर ये सारी पावर एक सिरम की वजह से आई होती है जिसे वो शरीर के खास हिस्से से अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके बारे में क्रेवन को पता है और अब वो उसी हिस्से पर वार करता है जिससे एलेक्सी मारा जाता है। क्रेवन का भाई भी यहाँ पर आ जाता है। क्रेवन उसे समझाता है कि हम दोनों भाई हैं, हमें एक साथ रहना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने पिता के पास जाता है। वह कहता है कि आपने बहुत जानवरों को मारा है, मेरी लिस्ट में आपका नाम भी है। मैं लगभग सभी शिकारियों को मार चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यह काम छोड़ दो। पर उसके पिता कहते हैं कि मैं यह काम नहीं छोड़ सकता। मैं बचपन से एक शिकारी हूँ और एक शिकारी के तौर पर ही मारा जाऊंगा, भले तुम मुझे मार दो। इसके बाद क्रेवन वहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर एक बेयर आता है जो कि क्रेवन के पिता को मार देता है। दरअसल क्रेवन के कहने पर ही बेयर ने ऐसा किया होता है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है जब क्रेवन एक बार फिर से अपने भाई के बर्थडे पर जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपने पिता के काम को आगे नहीं बढ़ाया, तुम एक शिकारी नहीं बने। पर उसका भाई कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, मैं अपने खानदानी काम को नहीं छोड़ सकता और तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। और तभी वह अपना रूप बदल लेता है। वह खुद क्रेवन के रूप में आ जाता है। ये उसके अंदर एक नई शक्ति आई है जो उसी डॉक्टर ने उसे दी है जिसने एलेक्सी को राइनो की शक्ति दी थी। उसके पास एक ऐसा सिरम है जिस सिरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इंसान के अंदर जो शक्तियां होती हैं वह कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि क्रेवन का भाई दिमित्री कई लोगों की आवाज निकाल सकता था। इसीलिए जब उसकी बॉडी में सिरम को इंजेक्ट किया गया तो उसकी पावर्स और भी बढ़ गई और अब उसके अंदर शेप शिफ्टिंग की पावर है जिससे वह किसी के भी रूप में बदल सकता है। यानी कि क्रेवन के सामने एक और दुश्मन है जो और कोई नहीं, खुद उसका भाई है। ये जो सिरम उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है ये इंसान की उसी ताकत को बाहर निकालता है जो उसके अंदर पहले से होती है। जिस तरह से एलेक्सी जो कि ताकतवर था और वह और भी ताकतवर बनना चाहता था, उसके अंदर राइनो की पावर आ गई। इसी तरह से क्रेवन के भाई दिमित्री के अंदर शेप शिफ्टिंग की पावर आ गई। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।